स्टार्टिंग चपरासी की नौकरी की मैंने। आपने पीछे सुना होगा मोदी जी भी चाय बेच रही बड़ी। अब उनकी चाय तो पता नहीं किसी ने देखा या नहीं देखा, तो मेरा तो प्रमाण ले सकते हैं कि तो मैं इनका बेटा बनके इनका संस्कार करूंगा। मेरे मन में उस टाइम एक विचार आ गया। अभी मैंने 618वीं जो लाश का अपने हाथों से संस्कार किया। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो कम हो जाती है कीमत। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जी हाँ, आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो अमृतसर शहर के बीके ढाबा के मालिक बालकृष्ण शर्मा जी हैं। शहर के लोग उन्हें बीके ढाबे वाले शर्मा जी के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि शर्मा जी ढाबे के साथ साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इन्होंने पिछले 30 सालों में सैकड़ों जरूरतमंद और लावारिस लाशों के संस्कार का बीड़ा उठाया हुआ है और ये काम निरंतर जारी है। इनसे पूछने पर ये बताते हैं कि ईश्वर की कृपा से 30 साल पहले इस मकसद को लेकर वो आगे बढ़े और जहां कहीं भी उन्हें ऐसी कोई घटना का पता चलता है जहां लावारिस लाश का कोई मामला हो तो वहां पहुंच जाते हैं और एक बेटा या एक सगा संबंधी होने के नाते उस लावारिस लाश का संस्कार करते हैं। तो आइए बात करते हैं बीके शर्मा जी से। बीके शर्मा जी, न्यूज़ हेडलाइन इंडिया में आपका स्वागत है। हम आपसे बात करेंगे आपकी ज़िंदगी पर। आपने कहां से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, संघर्ष का समय कैसे गुजारा और आपके दिमाग में यह कैसे आया कि लाशों के संस्कार करने का जो आपने ये बीड़ा उठाया हुआ है, ये बात आपके जो दिमाग में कैसे आई? पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा है, जो कि एक लंबे समय से बचपना जो था वो बचपना देखा नहीं और बचपना खेल नहीं पाया। बचपन में पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए थे, तब मेरी आयु 15 के बीच में थी। तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। मुझे पढ़ाने वाला नहीं था कोई। 7 परिवार थे हम लोग। हमारे पिताजी ब्रिटिश सरकार में नौकरी करते थे अंग्रेज़ों के समय में। तो पिताजी ने नौकरी छोड़ दी थी, तो वो फैक्ट्री में नौकरी करने लगे। एज ए पीएन की चौकीदारा ऐसे काम करते थे। तो कुछ ही समय बाद उनका देहांत हो गया। हम बालक थे। हमारी लाइन भी फिर वही रास्ते में आ गई, नौकरी में। तो पिताजी वाली नौकरी में हम लोग नौकरी करने लगे। मैं भी स्टार्टिंग चपरासी की नौकरी की मैंने। सेठ हॉल मिल थी वहाँ पर। अच्छा समय गुजरा, मालिक अच्छे मिले। जनकराज सेठ थे, अब तो खैर खुद एक्सपायर हो गए हैं। बड़ा उन्होंने प्रेम दिया। कुछ समय बाद वहाँ मैंने चपरासी में चाय वाय बनानी सीख ली। तो मेरी चाय बड़े लाइक करते थे, पसंद करते थे। तो सेठानी जी भी कोठी से चाय पीने के लिए आती थे। सेठ जी ने कहा वहाँ चाय देखना कॉफ़ी कैसी बनाता है छोटा बालक। तो वहाँ से मैं कुछ समय बाद अचानक ऐसा मोड़ आ गया कि मैंने अपनी रेहड़ी खोल ली। दुकान होती ना, पहले दुकानें नहीं होती थी, रेहड़ी का मन बना कि मैं अपनी रेहड़ी खोलता हूँ। तो मैंने वहाँ से साल के बाद नौकरी छोड़ के
तो रेडी लगा ली रोड में, बटाला रोड में। तो वहाँ मैंने फिर चाय बेचनी शुरू कर दी। आपने पीछे सुना होगा मोदी जी भी चाय बेच रही बड़ी। अब उनकी चाय तो पता नहीं किसी ने देखा या नहीं देखा, तो मेरा तो प्रमाण ले सकते हैं कि मैं चाय बेचता था, आज भी होटल है, खाना है, चाय है। फिर मैंने वहाँ से शुरुआत की। फिर मुझे किसी ने दया की, मुझे पानी बरसात के समय में देखा कि ये भीगता है, परेशान है। उसने छोटी दुकान दे दी मेरे को। छोटी दुकान मैंने किराया दिया, उन्होंने कम किराया लिया। फिर वहाँ से चाय बेचते बेचते ऐसे दाल फुल्के में आ गया मैं। तो घर से फुल्के वगैरह बनवा लेता था, क्योंकि हमसे बन नहीं पाते थे, फुल्के ज़्यादा लगने लग गए। दाल बनानी शुरू कर दी। दाल तो आम कोई भी बना लेगा। फिर उसके बाद मेरे को कई लोगों ने कहा कि आप होटल खोलो। तो मैंने लोगों के कहने से होटल खोल लिया। एक तंदूर वाला लड़का लाए, तो वहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। उस टाइम एक बड़ा दुकान साथ में मिल रही थी किराए में, उसको ले लिया। उसको लेते लेते होटल भी काफ़ी चलने लग गया। टेस्ट जो था लोगों के। अब मैं इसमें तो यही कहूँगा कि बनाने वाले तो लाखों लोग हैं। अब जैसे मसाले हैं, अभी MDH का नाम है, ऐसे ही काफ़ी मतलब उस इलाके में चर्चा होने लगी मेरे नाम से भी। खाना अच्छा है, खाने में लोग आने लग गए। तो संकोच कोई नहीं करता था मैं काम में। कारीगरों के होते होते भी मैं पतीले मांजता था, परवाह नहीं थी। आज भी मुझे कोई कहे तो करने को तैयार हूँ। अभी तो लड़के हैं काफ़ी। तो बालकृष्ण जी, आपने बताया कि आपको 30 साल हो गए हैं आपको जो ज़रूरतमंद और लावारिस लाशों का संस्कार करते हुए। तो 30 साल पहले ऐसी क्या बात मन में आई कि आपने ये बीड़ा उठा लिया? क्या ऐसी घटना ने आपका मन बदल दिया? आपको कैसे लगा? हाँ, सामाजिक कार्यों में तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन खास करके शवों का संस्कार, वो भी लावारिस और ज़रूरतमंदों का, यह बात आपके मन में कैसे आई? पहले लवारिस की शुरुआत नहीं हुई थी। हाँ जी। मेरी बेटी का जन्मदिन था, पड़ोस में किसी बालक की मृत्यु हो गई। तो मैंने कुछ लोग बुलाए हुए थे, तो वो मैंने कैंसिल कर दिया कि यहाँ अभी ये हो रहा है, तो यहाँ इस ऐसे में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने पंडित जी बुला के, मैंने कहा सब लोग तो आ रहे हैं, चलो पंडित बुलाते हैं तो पूजा पाठ करा लेते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं, तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी आप पास वालों को। तो ऐसा मन में विचार आया था। जब मैं उनके संस्कार के लिए वहाँ गया, तो वहाँ कुछ ज़मीन में थड़ा नहीं था, वो जिसमें लाश को रखते हैं, वो नहीं था। तो मैंने सोचा यार मेरे पास पैसे बचे हुए हैं, क्यों ना इसको मैं दे दूँ, तो यहाँ बनवा दूँ। खुद ही मैंने ना सामान वगैरह लिया करके, तो हमारे शहर में शीतला मंदिर है, वहाँ से जा कर के मैंने मिनती करके लिया करके उस थड़े को बना के दिया। आज वहाँ पर संस्कार हो रहे हैं। थड़े में पहले जाते थड़े चाहिए होता है, उसमें थड़े हो रहे हैं। इसके बाद फिर मैंने वो, मेरे पास कोई लड़का आया कि यार थड़े बनाने के बाद, फिर वो वहाँ पर पैसे इकट्ठे कर रहे थे। किसी की मृत्यु हो गई पड़ोस में, कहीं आसपास में मोहल्ला था, शहर गांव है एक, तो कस्बे में कोई ना कोई तो मृत्यु हो ही जाती है। तो वहाँ से एक मतलब उगराई कर रहे थे, 10-10 रुपये, 5-5 रुपये, 2-2 रुपये। तो मेरे मन में ऐसा आया कि यार कितने तुम्हारे पास हो चुके हैं पैसे? तो उन्होंने मुझे बताया 75-80 रुपये हो गए। मैंने कहा कितने लग जाएंगे? और उन्होंने कहा 200 रुपये लग जाएगा। और मैंने कहा बाकी पैसे मेरे से ले लो। अच्छा, ये कब की बात है? कितने साल पहले की बात है? 31 वर्ष हो गए। अभी बेटी मेरी 31 वर्ष की है, वो मेरे को भूलता नहीं है। जितनी साल उसकी उम्र है उतने साल ही हो गए मेरे को अभी ये इस लाइन में। धीरे धीरे जब मैंने उनको कहा, तो अब वहाँ चर्चा हुई कि शर्मा जी कह रहे हैं कि पैसा उगराई नहीं करनी, जब भी कोई ऐसी मजबूरी आए तो आप सीधा मेरे पास आओ। तो वहाँ से शहर से चर्चा निकलती निकलती शहरों में आ गई, छोटे छोटे गलियों में, महलों में आ गई। अब वहाँ कहीं लवारिस लाश होती तो मुझे बुला लेते। फिर मैंने लवारिसों को, कई लोगों ने बुलाया, यहाँ शर्मा जी लवारिस है, तो हमने थाने रिपोर्ट लिखा देनी है। तो वहाँ जो भी दफ़ा 74 बनती, 174 वो लगा लेते थे। तो उसका फिर पोस्टमार्टम वगैरह करने के बाद वो लाश जो है, मैं कहता मेरे सुपुर्द कर दो, इसका खर्चा मैं करूँगा, क्योंकि अब मेरे को इसमें
रुचि बढ़ने लगी। ये संसारिक लोग जो है ना, ये संसार है, ये हमारे लोग हैं, तो मैं इनका बेटा बनके इनका संस्कार करूँगा। मेरे मन में उस टाइम एक विचार आ गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने वो शीतला मंदिर जो जहाँ शिवपुरी है वहाँ जा कर के अपना नाम लिखाया, बताया उनको कि यार आपको कहीं भी शहर के अंदर, क्योंकि यहीं आना होता है लोगों को, जिसके पास पैसे नहीं होंगे मुझे बता दो, तो आपको मैं रूबरू आप आकर के मैं यहाँ उसका संस्कार करूँगा। तो फिर वहाँ लोग आने लग गए, वहाँ पूछने लग गए, तो उन्होंने मेरे पास भेजना, मुझे फ़ोन नंबर भी मैं दिया आया था उस टाइम, तो मोबाइल तो होते नहीं थे। धीरे धीरे फिर तो पुलिस को भी कहीं लाश मिलती है, उनके कोई वारस मिल जाते हैं बाद में, कई 2 दिन बाद मिल जाते, 1 दिन बाद अपनी कस्टडी में रखते हैं, वो भी मिल जाते, तो उनको नहीं पैसा होता, चलो मुझे दे दो। अब कितने बाबा हैं, संत हैं, महात्मा, कितने लोग हैं, कई पागल हैं, मोहल्ले में घूमते हैं, वहीं रहते हैं, वो भी मृत्यु हो जाती तो गली वाले बोल देते हैं भी इसके तो वारिस ही है, गाँव वाले ही हैं, पास वाले ही हैं, इनमें कोई तो है ही नहीं इसका, तो उसको भी कर देते हैं। अब करते करते अभी मैंने पीछे 618 ऐसे लोग हैं जो लवारिस को मिला करके, जिनके पास पैसे नहीं है, अभी मैंने 618वीं जो लाश का अपने हाथों से संस्कार किया। ठीक है, तो वो रेगुलर है, चालू है। अच्छा शर्मा जी, इस दौरान 31 साल के सफ़र में कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो, जिसे आप लगता हो कि यार मतलब कि मैं फंस गया इस काम में, या कोई आपको मुश्किल पेश आई हो, कोई ऐसी घटना हुई हो? ऐसा है कि मैंने 20 साल तक तो आंख बंद करके सेवा की, तो उसके बाद मैं इस लाइन में भी आ गया था, राजनीतिक में भी। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कहते हैं यतो धर्मस्य ततो ततो जय, कि मैंने 20 साल ये तप के रास्ता निकाला, तो अचानक मेरा मोड़ जो है इस राजनीति में घुस गया, कि वहाँ से पता लगता था कि ये रास्ता जो अपने में ऑटोमेटिकली आ जाता है, कि मैं जो समाज में अपनी पूरी सेवा पूरे शहर को निभाने में अगर मैं असमर्थ हूँ, तो राजनीति में आकर के ना ये सेवा मैं पूरी कर सकता हूँ। किसी का मकान गिर गया, घर में टूट गया है, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं है, सरकार कोई मदद कर नहीं रही, कोई जो बीड़ा उठाते हैं एमएलए एमपीओं का, वो काम करके खुश नहीं है, 5 साल पार्टियों के नाम से आते हैं, जीत के जाते हैं, बाद में ध्यान ही नहीं करते उनकी तरफ, फिर 5 साल नज़दीक आने लगते हैं, फिर उनके आसपास घूमने लग जाते हैं, फिर दोबारा उनकी इच्छा बढ़ती है। वो चीज़ों को देख करके मैंने सोचा यार मैं तो सेवादार हूँ, मुझे तो सेवा ही मेरा लक्ष्य है, अगर ये राजनीतिक सेवा है तो मैं भी सेवा में घुस जाता हूँ, मैं लोगों की बढ़ चढ़ के सेवा करूँगा, रात दिन सेवा करूँगा। मैं तो रात दिन ही काम करने वाला आदमी हूँ, मुझे तो चाहे 12 बजे कोई बुला ले, आज भी बुला ले। इस को देखते हुए मैं राजनीति में भी कूदा था। राजनीति आपके मन में है कि राजनीति नहीं है, सेवा है मन में, सेवा करने का एक ये रास्ता है। राजनीति के माध्यम से आप सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है होगी वैसे तो मैं कर ही रहा हूँ, मेरे तो पिताजी करते थे, 30 साल से कर रहे हैं हम लोग, बहुत सी चीजें इससे आसान हो जाएंगी आगे। हाँ, वो आसान करने के लिए जो चीजें परेशानी से गुजर रहे हैं। अभी सरकारी दफ्तरों में जाओ, कोई इज्जत मान सम्मान नहीं, गरीब अमीर देखा जाता है, कानून एक है, वोट एक है, तो फिर गरीब अमीर क्यों है, उसको भी इज्जत मान सम्मान दो, कुर्सी दो। अगर वो राशन कार्ड बनाने गया, कोई भी सरकारी महकमे में कोई भी काम हम लेके जाते हैं ना, गरीब गरुआ का तो होता ही नहीं है, वो बेचारा ऐसी जिंदगी भेड़ पशुओं की तरह निकाल रहा है। वोट तो सिर्फ नाम ही है उसका। सामाजिक कार्यों में और आपने क्या क्या किया है? सामाजिक कार्य में अभी देखो, पीछे मैंने आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले प्याज महंगा हो गया था, बहुत महंगा हो गया था, तब मैं ले आके यूज़ करता था, तो मैं सोचता था 20 किलो मैं भी बांट दूँ। 20 किलो बांटते बांटते मैंने 10 सब्जी की गाड़ी बांटी, 20 की, 100 तक जाऊंगा कहा, और 100 से भी बढ़ता बढ़ता मैं अभी 999 गाड़ी मैंने अभी इस शनिवार को बांटी। हर शनिवार मैंने एक गाड़ी बांटनी सब्जी की। हाँ, तो 10 साल से बांट रहे हैं आप? 10 साल से बांट रहा हूँ। शादी कईयों के अभी मेरे ख्याल 600 से तो ज़्यादा मेरे पास कार्ड ही पड़े, मतलब कि जो जरूरतमंद बेटियां हैं उनको भी आप उनकी शादी करवा के उन्हें आप विदा करते हो? हर कामों में पहल के आधार पे करता हूँ।
और मेरे पास खाली होता हूँ, मुझे नहीं पता। जब मैं कुछ कर लेता हूँ, मैं जो समाज सेवक है उनको भी बोलता हूँ यार तुम आगे बढ़ो। मैंने आज तक कोई साबित कर दे भी 1 रुपया भी किसी से लिया हो, पर जब मैं कोई काम करके आता हूँ मुझे पता है भगवान दुगना देता है। हमें ये भी पता चला कि आपने जो शमशान घाट, कई शहर के शमशान घाट हैं, वहाँ पे आपने, जिसको हम पंजाबी में थड़े बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं, यहाँ पे वो रखा जाता है संस्कार से पहले, ला करके लाश को रखा जाता है। हाँ, तो वो भी आपने बनवाए। और सबसे पहले जो आपने बनवाया तो वो कैसा रहा आपके लिए, कैसे आपको अनुभूति कैसी हुई? जब मैं एक बार लवारस लाश लेके आया था तो वहाँ वो उतना हिस्सा जो था एरिया वो बना हुआ नहीं था, टूटा था। तो मैंने सोचा यार बड़ा ये भद्दा पुराना लगता है, अगर मेरे पास 7-8 हज़ार रुपये तो आम मैं निकाल लूँगा, इतना हो जाएगा मेरे पास। तो उस टाइम 7-8 हज़ार बहुत था, 20 साल पहले। तो मैंने सोचा कि यार इसको मैं ना बना देता हूँ। तो मैंने पूछा कि यार इसको मैं बनाना चाहता हूँ। बालकिशन शर्मा जो बटाला रोड से हूँ, तो मैं लवारस लाशों की सेवा करता हूँ, तो ये जो आपके टूटा हुआ है ये मैं बनवाना चाहता हूँ, तो आप इजाज़त देंगे मुझे बनाने की? तो वो कहने लगे कि देखो ऐसा है कि हमने ये थड़ा अकेला नहीं बनवाना है, ये कम पैसे में है, ये तो कोई भी बना देगा। हमने आसपास जो है ना सारा वो थड़ा जो है टाइलों वाला बनाना है, पहले ईंटों वाला होता था, टाइलों वाला पत्थरों वाला बनाना है। तो इसमें कम से कम 30,000 रुपये खर्चा आएगा, तो मेरे बजट में नहीं था। तो मैंने कहा यार 7-8 हज़ार रुपये तो मैं कर सकता हूँ, पर 30,000 जो है वो तो बड़ा मुश्किल है, शायद कम भी लग जाता होगा। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि मैं 30,000 तो नहीं दूंगा, पर मैं इसको बना दूंगा। तो मैं आज रात सोच लेता हूँ। मैं रात को गया, सोचा, अगर मेरे मन में एक बात आई, मैंने कहा यार रोज़ सेल होती मेरी 4-5 हज़ार रुपया, उसमें से मैं ये रोज़ का खर्चा इसमें 1-1.5 हज़ार रुपया होगा तो मैं कर पाऊँगा। तो थोड़ा उधार सिधार आ जाता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कटा दूंगा लोगों के पैसे, ऐसा मैंने सोचा। तो मैं फिर चला गया दूसरे दिन। मैंने कहा जी ये मैं सारा मैं खुद अपने हाथों से बनवा दूंगा, पर पैसा नहीं दूंगा, मैं बनवा दूंगा, धीरे धीरे मेरे को पैसा आएगा रोज़ का, तो उस सेल में से बनवा दूंगा मैं। तो वो मान गए, कहते ठीक है ऐसा कर लो, अपने आप बना लो। तो मैं कहा रोज़ का खर्च कर सकता हूँ, मैं इकट्ठा नहीं दे सकता। तो फिर मैंने वो बनाना शुरू कर दिया, बनाना रोज़ दोनों टाइम जाता रहा, बनाता रहा। तो वो बनाते बनाते मैं हैरान हो गया उस टाइम कि मेरी जो 3-4 हज़ार की सेल वो 8-9 हज़ार हो रही है। इतना कारोबार बढ़ गया, इतना। मैंने कहा यार अब तो कमी नहीं, अब तो चाहे मेरे से और बनवा लो, ये तो अपार कृपा होगी शिव जी महाराज। तो मैंने फिर उसको बनाना शुरू कर दिया। तो एकदम वो हफ्ता एक लगा। और जिस दिन वो थड़ा जो बनाना था, बाकी तो बन गए सारे, वो थड़ा बनाना था, तो उसमें भी एक हैरानी हुई कि 14-15 लाशें वहाँ आती थी डेली, 10 से 15 तक डेली आती थी। आज मुझे वो थड़ा जो था वो तोड़ने का पूरा टाइम चाहिए था, तो फिर लाश रखने के लिए, थड़ा रखने के लिए जगह नहीं थी। तो वो कहते कि शाम के टाइम में आप 5 बजे के बाद बनवा लेना, 6 बजे मिस्त्री बुला लेना। तो 2-3 मिस्त्री उस टाइम डरते बहुत थे, वो कहते जी हम रात को नहीं लगेंगे यहाँ शमशान घाट में इतनी लाशों के बीच में। मैंने कहा लग जाओ यार, कुछ नहीं होता, लाइटें हैं, सब कुछ है, कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं। तो 2-3 बार तो माने नहीं कोई। एक दिन मैंने कहा चलो यार 3 बजे के बाद में ना देख लेंगे। तो फिर वो मुझे फ़ोन आ गया वहाँ से, शर्मा जी आज बनवा दो आप, आज किसी ने ना थड़े ना, आज कोई लाश ही नहीं है। तो उसका चौकीदार मुझे कहने लगा जी मैंने 20 साल यहाँ नौकरी करते हो गए, बड़ी बात अचानक, आज पहली बार देख रहा हूँ कि आज कोई शव नहीं आ रहा। तो उसी दिन फिर दिन में ही 12 बजे मिस्त्री लगा करके ना 8 बजे तक वो बीच वाला थड़ा हमने बनवा दिया, बाकी सारे बनवा दिए 7-8 दिन में। तो ये अपार कृपा होती है। मैं कहता हूँ कि यार बंदा खुद नहीं बनाता, खुद पैदा नहीं होता, ये उस परमात्मा की कृपा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमने किया, फलाना किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हम तो अपनी मृत्यु का नहीं बता सकते कब होनी है, कब हमें मरना है, अभी आगे रहना है, कब रहना है, रात को नहीं रहना। इसलिए भरोसा ईश्वर पे रखना चाहिए। जो भी कार्य होते हैं संसार के, कोई ना
कोई राजनीति वाला ले आता है, ना कोई साइंटिस्ट ले आता है, ना कोई भी इसको तैयार नहीं करता, ये पीछे से बन के आता है। अच्छा शर्मा जी, जो लावारिस या ज़रूरतमंद लाशों के संस्कार को लेकर कभी आपके घर में इस बात पर चर्चा तो नहीं, आपको रोका तो नहीं गया आपके परिवार की ओर से, या आप उनका सहयोग रहा है आपको इसमें? ऐसा है, हर काम जो मैं कार्य करता हूँ समाज के लिए, उसमें वो खुशी मानते हैं, क्योंकि एक बहुत गरीबी देखी है, तो आज वो सारे खुश हैं। कोई परिवार में हमारे में आज के टाइम पे कोई ये नहीं कह सकता अभी हमारे परिवार में बच्चे में आज अगर 2000 चाहिए तो उसको कहूँगा 4000 ले ले, तो कमी है ही नहीं हमारे घर में। क्यों कहेंगे? कोई नहीं कहेगा, सारे खुश हैं, पर राजनीतिक से वो खुश नहीं। अच्छा, आगे जो आपके सामाजिक कार्य हैं, जैसे बेटियों की शादी हो गई, कोई ये लावारिस संस्कार हो गए शमों के, इसके साथ आगे आपका क्या प्रयास रहेगा? आगे आपका क्या मकसद रहेगा? क्या सपने हैं कि आगे और क्या करके दिखाना है समाज के लिए? क्या कुछ करेंगे आप? देखिए जी, ये तो मैंने करना नहीं, मेरे तो अंदर से भाव उठते हैं। ये तो लोग अपने आप ही अपनी मजबूरियां लेके आते हैं, तो मैं जितना हो सकता हूँ हल कर लेता हूँ अपने हिसाब से, तो उनका हो भी जाता है, पूरा हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कोई भी। अभी मेरे को सब्जी बांटने का कार्य था, अब मेरी ये जो कल शनिवार को अब फिर मेरी रात 7 बजे तक 200-250 आदमी मेरी इंतज़ार कर रहा होगा जो हफ्ते तक सब्जी खाएंगे, तो मुझे कमी नहीं आती, मुझे पता ही नहीं लगता। उससे ज़्यादा मेरे से होता भी नहीं, मेरे पास होता नहीं, खुद के पास नहीं होता पैसा। अच्छा, कितनी सब्जी? शनिवार तक तो मैं काम कर रहा हूँ तो पैसा है, एतवार के बाद फिर मैं वैसे ही हूँ, नॉर्मल ही हूँ, मेरे पास ऐसा फालतू पैसा नहीं है। अगर किसी को देना है तो फालतू है। तो कितनी सब्जी बांटते हो आप हर हफ्ते शनिवार? खुले में कोई तौलना नहीं, किसी का राशन कार्ड नहीं पूछना, कोई भी ले जाए, कोई आधार कार्ड नहीं। उसमें एक ट्रक बांटते हो, कितनी होती है सब्जी जो आप बांटते हैं? कम से कम 8 क्विंटल से लेकर कोई 9-10 के बीच में आ जाती है, 1000 क्विंटल तक चली जाती है। कई बार सब्जियां बहुत सस्ती होती है, ऐसे गोभी का भी भाव बहुत सस्ता है, तो हम जो खरीदते हैं इकट्ठा, अभी हमारे को मंडी में 3 रुपये 4 रुपये किलो भी मिल जाती है, 2.5 रुपये किलो भी। किराया कम नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें ना कई हैं। अभी प्याज अभी 28-30 रुपये किलो हो चुका है, टमाटर 300 रुपये हो चुका है, 1100 रुपये होता था। लेकिन अभी वो क्या होता है कि जैसे मैं 4 क्विंटल लेता हूँ, अब इस टाइम मैं 8-9 भी ले लेता हूँ, क्योंकि उसी भाव पड़ रहा है, सस्ता है, तो और 100-200-400 आदमी और भुगत जाते हैं। अच्छा शर्मा जी, आप हमारे दर्शकों को, न्यूज़ हेडलाइन इंडिया के दर्शकों को आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि जो भी सामाजिक काम करते हैं या समाज सेवा करते हैं, उन्हें बढ़कर चढ़कर आना चाहिए। उसे कभी भी मन में ऐसी विचार नहीं लाने चाहिए कि मैं गरीब हो जाऊंगा देखकर। अभी लॉकडाउन के टाइम में 3 महीना मैं घर में नहीं बैठा, तो मेरे ख्याल मेरे घर की जितनी पूंजी थी बच्चों की, जो मैंने 10-12 साल से बच्चों के पास होगा, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, खाली कर दिया मैंने। तो लॉकडाउन में भी आपका ये चलता रहा सिलसिला सब्जी का? 3 महीना मेरे ख्याल से मेरे 10 वार्डों में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं रात को भूखा सोया था। तो जिस टाइम लोग डरते थे, नज़दीक नहीं आते थे, तो मैं घिरा होता था लोगों के बीच में, पर मैंने उसी तरह सेवा की, और हमारे घर में कभी भी ऐसी दुख पीड़ा तकलीफ अभी तक परमात्मा की कृपा है कि किसी को गोली नहीं खाना पड़ता, खुश हैं सारे। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आप न्यूज़ हेडलाइन इंडिया के स्टूडियो में आए, आपका शुक्रिया, और ऐसे ही आप काम करते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बस जी, जो ईश्वर से मांगेंगे वो ईश्वर देगा, ज़्यादा हमने मांगा नहीं है। शरीर के लिए जो 4 फुल्के हैं, खुराक है, इससे ज़्यादा हमने ऊपर कभी देखा ही नहीं है। जो मिलता है आनंद से खाते हैं, वो सस्ता है, मज़े ले रहे हैं। ऐसे ही संसार के सामाजिक सेवाओं को, सामाजिक जो NGO हैं, उनसे यही मेरा निवेदन है कि आप लोग भी सेवा करें, लोगों की मदद करें, आगे आएँ। तो मेरा ख्याल जहाँ तक है, प्रभु की इतनी कृपा आपकी होगी
कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। तो ये थे बालकृष्ण शर्मा जी, जिनसे हमने आपकी मुलाकात कराई, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अगली बार एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार जी, सत श्री अकाल।